हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का आरबी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आप लोग को बायोलॉजी में क्लास 12 के दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले पार्ट में पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन अंगों के बारे में बताया कि कौन कौन से अंग जो कि लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, नर जनन अंग क्या है, मादा जनन अंग क्या है, और सहायक अंगों के बारे में विशेष रूप से बताया। और उसके लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को नर जनन अंग में नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझाया। आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया कि किस प्रकार नर युग्मकों का निर्माण होता है, यानी परागकोश में पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। एक परागकोश में जो परागकण होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, देखिए आप लोग। एक बार फिर आप लोग को हम रिवाइज करके बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये आप लोग का परागकण है, जैसा कि आप जानते हैं ये आप लोग का क्या है, एंडोसियम, यानी यह फिलामेंट है, ये परागकोश है। एक परागकोश इसी में परिपक्व होकर इसी में बनता है, और जिस प्रकार ये जब यह परिपक्व होकर परागकोशों से परागकण निकलते हैं तो एक परागकोश की संरचना देखिए इस प्रकार है, जो कि दो स्तरीय है। क्या है यह? दो स्तरीय। इसके बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, यानी बाह्य छोल। इसके बाहरी आवरण क्या बोलते हैं हम, एक्साइन, यानी बाह्य छोल। और आंतरिक आवरण को क्या बोलते हैं, एंटाइन, अर्थात अंतः आवरण या अंतः छोल। ठीक है। तो एक बात यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार आईपीएमटी में पूछा है कि जो नर युग्मकों से निकल जो परागकोश होते हैं, ये बाह्य वातावरण में काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक क्यों जीवित रहते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण है, इसके बाह्य चोल पर, इसके बाह्य स्तर पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोपोलिन। ठीक है। स्पोरोपोलिन के कारण जो है यह आपका जो परागकण है ये कभी ख़राब नहीं होते, और ये ड्रॉट कंडीशन में भी ये क्या होते हैं, हमेशा जीवित रहते हैं। ठीक है। इस सैकड़ों लाखों वर्षों तक ये हमेशा ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये जो परागकण है, परागकण में एक केंद्रक पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। यह न्यूक्लियस जो है, यह न्यूक्लियस में जब यहाँ से निकलता है, यानी जायांग के यहाँ पर वर्तिकाग्र पहुँचने से पहले क्या था, यह क्या दो भागों में टूट जाता है। केंद्रक क्या होता है इसका, दो भागों में टूट जाता है। ठीक है। एक बड़ा केंद्रक होता है, दूसरा एक छोटा केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक और छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक। क्या बोलते हैं इसे, वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा जो छोटा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है जनन केंद्रक। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव। इस प्रकार जब यह परागकण जब यहाँ पहुँचता है तो इस अवस्था में पहुँचता है। जब ये जायांग के स्त्री वर्तिका पहुँचता है, किस अवस्था में पहुँचता है, वह द्वि केंद्र की अवस्था में पहुँचता है। पहला केंद्र जो बड़ा केंद्र वर्धी केंद्रक, और एक छोटा केंद्रक जनन केंद्र। लेकिन यहाँ भी एक और क्वेश्चन, ये जो पूरा वीडियो है आप नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके AIPMT में पूछा गया है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे नीट के बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी जब ये जनन केंद्रक है, जब यहाँ पर इसके मादा युग्मक में, यानी जब ये मादा युग्मक में जब ये फ्यूज़ करते हैं, उससे पहले भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। यह केंद्रक दो भागों में टूट जाता है। यह केंद्रक दो भागों में, मैं आगे वीडियो में इसको बताने वाला हूँ। तो ये आप इसकी संरचना समझ लिए। ये किसकी संरचना है, यह परागकण की संरचना है, यानी नर युग्मक की संरचना है। आज यह जो वीडियो बनाए जा रहे हैं आप लोग को, यह मुख्यतः मैं आप लोग को यह पौधों के मादा जनन अंग अर्थात जायांग की संरचना के लिए बना रहे हैं। तो आज हम आप लोग को जायांग की पूरी संरचना और जायांग में मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट,
देखिए यह जो है यह पौधे का मादा जनन अंग है, ठीक है। यह पौधे का मादा जनन अंग है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जायांग यानी जाइनोसियम। जैसा कि मैंने आपको उसको पहले वीडियो में बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, जायांग। इसकी संरचना के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि बहुत बार ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया कि जायांग के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। देखिए जायांग इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। और इसका नेक रीजन का भाग क्या कहलाता है, स्टाइल। स्टाइल अर्थात वर्तिका। और इसका ये जो निचला जो फूला हुआ भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी यानी अंडाशय, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं जायांग के, ठीक है। जायांग के 3 भाग होते हैं। आप इसको जायांग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइनोसियम, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके बीच में ये देख रहे हैं काफ़ी जिग संरचना यानी क्या पाई जा रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल अर्थात बीजांड। यही बीजांड है जिसमें क्या होता है, यही बीजांड है जिसमें क्या मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी बीजांड में ही बीजाणु का निर्माण होता है। यह किस प्रकार होता है, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यह इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। एक अंडाशय में ढेर सारे बीजांड पाए जाते हैं। चलिए एक बीजांड की हम संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह एक बीजांड की संरचना है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं एक बीजांड जो है 2 आवरणों से घिरा हुआ है। जो इसका यह बाहरी आवरण है इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट अर्थात बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, ठीक। और इसका जो ये आंतरिक आवरण है इसे हम क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट अर्थात आंतरिक आवरण, ठीक है। यानी एक बीजांड जो है 2 आवरणों से घिरा हुआ है, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण, यानी आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी फिगर में बाह्य आवरण तथा अंतः आवरण एक जगह क्या है, अपूर्ण है। यानी यह एक स्थान ऐसा है जहाँ पर यह मिले हुए नहीं है। इस अपूर्ण स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, ठीक है। इस जहाँ पर बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण क्या होते हैं, मिलते नहीं, अपूर्ण होते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल, ठीक है। यह वही स्थान है, माइक्रोपाइल, यह वही स्थान है जहाँ पर नर युग्मक, जहाँ से नर युग्मक मादा युग्मक से आके संलयित होते हैं। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, तो आपने एक बीजांड की पूरी संरचना के बारे में पढ़ा, ये अभी परिपक्व नहीं है। तो इसके ये देखिए जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट अपोजिट यहाँ ये इस भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो सबसे ऊपरी ये सबसे निचला भाग माइक्रोपाइल यानी बीजाणु द्वार, और इसके जस्ट अपोजिट इसका सबसे ऊपरी भाग क्या है, निभाग। निभाग को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चैल्जा, ठीक है। इसे हम चैल्जा बोलते हैं। तो यह पूरा बीजांड की संरचना है। आप देख रहे हैं यह एक पूरा बीजांड यानी अंडाशय में यह जो पूरा बीजांड है जिस वृंत से जुड़ा होता है, यानी जिस तंतु से जुड़ा होता है, यानी ये आपका ये बीजांड जिस यानी बीजांडसन से जिससे जुड़ा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत यानी आप कह सकते हैं पूरा बीजांड जिससे यानी बीजांडसन से जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत अर्थात फ्यूनिकल, ठीक है। तो यह तो पूरी आपके बीजांड की पूरी संरचना रहा। अब इसमें बीजांड में किस
तरह से मादा जनन अंग में किस तरह से मादा युग्मक का निर्माण होता है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ लें। देख रहे हैं यह इसके बीच में ये जो संरचना है यह क्या कहलाता है? आता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष या भ्रूणकोश कह सकते हैं। भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इसे कहते हैं। यह एक पूरी बीजांड की संरचना है। तो देखिए अभी यह परिपक्व बीजांड नहीं है, तो परिपक्व बीजांड जो होता है इसके जो ये निभाग स्थान है, निभाग यानी जिसे हम क्या बोलते हैं चैलजा। चैलजा पर यहाँ पर 3 कोशाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 3 कोशाएँ या 3 केंद्रक कह सकते हैं। यहाँ पर 3 कोशाएँ, यहाँ पर 3 कोशाएँ, यहाँ पर 2 कोशाएँ। यह एक पूरा परिपक्व बीजांड है। तो पहले नाम लिख दिया जाए। यह जो निभाग की ओर जो कोशिकाएं होती हैं इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। जो निभाग की ओर होती है उसे हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं अर्थात एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और ये जो देख रहे हैं ये नीचे की जो 3 कोशिकाएं हैं, ये जो साइड की जो 2 कोशिकाएं हैं, ये साइड की ये जो 2 कोशिकाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, ठीक। और ये जो बीच का एक सेल है, ये देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी इसे हम बोलते हैं अंड कोशिकाएं। अंड कोशिकाएं अर्थात एग सेल। यानी इसी का फॉर्मेशन यहाँ पे होना है, ठीक है। ये एग सेल ये है, और ये इसके साइड की जो 2 कोशिकाएं हैं सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, और ये जो बीच की जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एग्स हो गए। ये जो बीच में देख रहे हैं ये 2, ये 1 कोश की और 2 केंद्र की है, ठीक है। ये 2 केंद्र एक में समेकित होकर एक दूसरे से संलयित होकर दूसरे से मिल के एक कोशा का निर्माण किए हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सब नाम आप लोग को याद करना है। मैं इसको पहले बना के आपको दिखा था, लेकिन आपको एक एक करके दिखाना था, इसलिए मैं आपको आसानी से सब दिखा दे रहा हूँ। यानी आप ये परिपक्व बीजांड की पूरी संरचना है। इसकी जो ऊपरी यानी इसके जो निभाग की ओर जो कोशिकाएं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल। और बीच में 2 केंद्रक जो एक दूसरे समेकित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। और यह जो नीचे यानी जो माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिकाएं होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? इसकी जो साइड की 2 कोशिकाएं हैं सहायक कोशिकाएं, और ये बीच की एक कोशिका क्या कहलाता है? अंड कोशिका, ठीक है। इनका निर्माण कैसे हुआ है अब मैं आगे आपको फिगर में दिखाऊंगा। ये परिपक्व, ये नहीं कि भाई ऐसे अपने आप परिपक्व हुआ, इसकी कई प्रोसेस हैं। यह 3 केंद्रक यहाँ कैसे आए, बीच में ये द्वितीयक केंद्रक कैसे आया, ये और आपके बीजांड द्वार की ओर ये अंड कोशिकाएं और सहायक कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ, ये मैं आपको एक एक करके स्टेप करके बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है जो कि आपके 2019 में और 2020 में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, और नीट में तो ये कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परिपक्व बीजांड में, या आप कह सकते हैं मादा कोशिका के परिपक्व भ्रूण की अवस्था कैसी होती है। यानी मादा कोशिका के परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना कैसी होती है, इसका उत्तर आपको बताना है। एक मादा कोशिका का परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना जो होती है वह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की कैसी होती है? 8 केंद्र की, और 1 2 3 4 5 6 7 कोश की होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके कंपटीशन पूछा गया है। यानी मादा कोशिका में परिपक्व भ्रूण कोश की अवस्था कैसी होती है, तो आपको याद रखना है 8 केंद्र की 7 कोश की। कैसे है?
1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 ठो केंद्रक है और उसको 7 ठो कोशिका कैसे हुई 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये 2 कोशिका नहीं, ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से मिलकर एक कोशिका का निर्माण किए। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और यह है एक कोशिका यानी 7 कोश की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। यानी परिपक्व भ्रूण कोश कैसा होता है 8 केंद्र की 7 कोश की होता है। और यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया, इसके निर्माण कैसे होता है अभी आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए यह एक परिपक्व बीजांड है। तो यह एक परिपक्व बीजांड बनता कैसे है, चलिए अब इसको हम देख लेंगे। यानी परिपक्व बीजांड जाहिर सी बात है, बीजांड में यहाँ आप कह सकते हैं भ्रूण कोश में किसका निर्माण होगा मेगास्पोर का, यानी गुरु बीजाणु का। जैसे आपने देखा कि नर जनन अंग में यानी परागकोश में क्या बन रहा था माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु बन रहे थे, उसी प्रकार एक परिपक्व भ्रूण कोश में यानी जायांग में क्या बनेगा मेगास्पोर। आपको याद रखना है यानी नर जनन अंग में जो स्पोर्स बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, और मादा जनन अंग में जो स्पोर्स बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु। यानी मादा जनन अंग में गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गुरु बीजाणु जनन अर्थात यानी जनन का अर्थ है यानी रिप्रोड्यूस होना यानी बढ़ना, अर्थात इसका मतलब हो गया मादा जनन अंग में गुरु बीजाणु जनन में यानी मादा जनन अंग में गुरु बीजाणु का बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं यानी भ्रूणकोश में गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस उसे कहते हैं। तो देखिए तो ये बनता कैसे, देखिए बीजांड काय में यानी बीजांड काय में अधःस्तरी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। बीजांड काय में अधःस्तरी कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो बीजांड काय में अधःस्तरी कोशिकाएँ पाई जो विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पहला कोशिका है बीजांड जनन कोशिकाएँ और दूसरा है भित्ति कोशिकाएँ। ठीक है, आपको याद रखना है बीजांड काय में अधःस्तरी कोशिकाएँ होती हैं जो विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिनका क्रमशः क्या नाम है बीजांड जनन कोशिकाएँ और दूसरा है भित्ति कोशिकाएँ। ठीक है, अब इसमें हमें यह जानना है कि बीजांड जनन कोशिका बिना विभाजित हुए यानी बीजांड जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु जनन जो गुरु बीजाणु है वह मातृ कोशिकाओं की तरह काम करता है। मातृ कोशिका मतलब यानी मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है। कौन है इसमें मदर सेल, ये है गुरु बीजाणु जनन, यानी बिना विभाजित हुए यह मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है। और भित्ति कोशिका जो होता है यानी यहाँ पर ये जो भित्ति कोशिका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यानी गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु जनन की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यू नो वेरी वेल। अर्धसूत्री विभाजन को मैंने आपको कक्षा 11 में बताया था। एक मात्र कोशा 4 संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। एक मात्र कोशा 4 संतति कोशिकाओं में टूट जाते हैं। चलिए इसको देख लिया जाए। ये जो गुरु बीजाणु जनन है, ये देख रहे हैं ये जो आपका भित्ति कोशिका है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह भित्ति कोशिका जो होता है ये आपका बीजांड द्वार की ओर यहाँ पर ऐसे पड़ा होगा इसे पे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो बीजांड जनन कोशिका है इसमें मियासिस डिवीजन होगा। मियासिस डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन जब ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है एक मात्र कोशा यानी अगर ये बीजांड जनन कोशिका है अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी आप कह सकते हैं मियासिस डिवीजन अगर इसमें होता है तो एक मात्र कोशा 1 2 3 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी। उस प्रकार यहाँ भी होगा 1 2 3 4 कोशिकाओं में आपका जो बीजाणु जनन कोशिकाएँ हैं वह 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाएंगे, जो कि मातृ कोशिकाओं की तरह कार्य करता है। मातृ कोशिका यानी जो रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, जिसमें से 3 कोशिकाएँ जो होती हैं यानी 1 2 3
तीन कोशिकाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, अचल होती हैं, यहाँ का सक्रिय नहीं होती है। इनमें तीन कोशिकाएं सक्रिय नहीं होती हैं जो कि बाद में नष्ट हो जाती हैं। ये तीन कोशिकाएं बाद में क्या होती हैं, नष्ट हो जाती। केवल एक ही कोशिका, केवल एक ही कोशिका जो आपका गुरु बीजाणु जनन है, एक कोशिका का सक्रिय होता है। एक ही कोशिका क्या होता है, सक्रिय होता है, जो कि क्रियाशील रह के आगे क्या करता है, अपना परिवर्धन करता है। तो किस प्रकार यह परिवर्धन होता है, चलिए फिर देख लिया जाए आगे। देखिए यह पूरी संरचना, यह कैसा पूरा परिपक्व जायांग बना, अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक भ्रूण कोश में जब मियासिस डिवीजन, जब यहाँ पे मियासिस डिवीजन हुआ तो जो आपकी गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएँ थी, यानी गुरु बीजाणु, यह विभाजित तो एकमात्र कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में टूट गया, जिसमें से तीन क्या हो गए, नष्ट हो गई और केवल एक ही क्रियाशील रह गई। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, यह गुरु बीजाणु जनन है और ये क्या है, इसे भित्ति कोशिका कहते हैं। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, जो कि पहले ही बता दिया हूँ। और ये जो दूसरी कोशिका है बीजाणु जनन कोशिका, इसमें अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन में अब एकमात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में टूट जाएगी। ये बातों को आप याद रखना है। यानी अर्धसूत्री विभाजन यानी मियासिस डिवीजन में एकमात्र कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में टूट जाती है और समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन में एकमात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मियासिस डिवीजन हुआ, जहाँ पर एकमात्र कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में टूटा, जिसमें 3 क्या हो गई, अक्रियाशील हो गई, एक जो है क्रियाशील है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी अब इस बीजाणु जनन में इस बीजाणु कोशिका में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ मैं फिगर के माध्यम से केवल आपको एक भ्रूण की संरचना बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अब यह क्या होगा, ये विभाजित होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन, अब माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होगा, ये जो आपकी बीजाणु जनन कोशिका है क्या होगा, 1 से 2 में परिवर्तित हो जाएगा, 1 से 2 में परिवर्तन होगा। और ये जो आप लोग का जो भित्ति कोशिका था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पड़ा रहेगा। फिर कुछ समय बाद इनमें पुनः माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी भ्रूण कोश में पुनः माइटोसिस डिवीजन होगा। लिख लीजिए, फिर एक बार लिख लीजिए, माइटोसिस डिवीजन। यह पूरी अवस्था आपको ला के दिखाएंगे, ठीक है। ये जो परिपक्व भ्रूण है, देखिए फिर माइटोसिस डिवीजन होगा। अगर पुनः माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें, तो यह 2 है, फिर इन्हें माइटोसिस डिवीजन होगा, ये 2 से 4 होंगे, 1 2 3 4, और भित्ति कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक। उसके बाद कुछ समय बाद इसमें पुनः माइटोसिस डिवीजन होगी। इस बात को आप याद लीजिएगा, यानी आपके भ्रूण कोश को में भ्रूणी परिवर्धन में माइटोसिस डिवीजन 3 बार हो रहा है। यहाँ पे इसमें देखिए पुनः माइटोसिस डिवीजन होगा, पुनः माइटोसिस डिवीजन होगा। और यह कोशिका देख लीजिए, ये 4 है, कितनी कोशिकाएं बना लेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और भित्ति कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। यह पूरा क्या है, एक परिपक्व भ्रूण की संरचना, यानी परिपक्व भ्रूण देख रहे हैं। इसमें क्या है, कुल 8 कोश की हो गई, क्या हो गए, 8 कोश की हो गए, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। यह पूरी अवस्था परिपक्व भ्रूण की है। अब तो देखिए स्टूडेंट्स, जब यह तीसरी बार माइटोसिस डिवीजन होता है तो यह पूरा कितना 8 केंद्र की अवस्था हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 8 केंद्रक का निर्माण एक कोशिका में हो जाता है। तो इसमें कुछ समय बाद क्या होता है कि 4 केंद्रक जो होते हैं, 1 2 3 4 केंद्रक आपके भ्रूण कोश के निभाग की ओर चले जाते हैं, अर्थात चैलजा की ओर चले जाते हैं। जो चैलजा की ओर चले जाते हैं और 4 कोशिकाएँ जो 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाएँ कहाँ चली जाती हैं, बीजांड द्वार की ओर चली जाती हैं, ठीक है।
बीजांड द्वार। उसके बाद देख रहे हैं यह कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, यह प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। और यह कोशिकाएं देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एक केंद्रक निभाग की ओर से यानी चैलजा की ओर से, और दूसरा केंद्रक आपका बीजांड द्वार की ओर से, यानी देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3, यानी ये यहाँ पे 4 कोशिकाएँ थी ना, 4 केंद्रक थे। एक केंद्रक निभाग की ओर से यहाँ पहुँचता है और दूसरा बीजांड द्वार की ओर से एक केंद्रक बीच में पहुँचता है, ठीक है। दोनों समेकित होकर, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संयुग्मित होकर के एक कोशा का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक कोशा का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवी केंद्रक। इन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवी केंद्रक। जैसा कि यहाँ ध्रुवी केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, इसे ध्रुवी केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और इन कोशिकाओं को इसे प्रतिमुख कोशिकाएं, और इसे इन दोनों कोशिकाओं को इसे सहायक कोशिकाएं, इसे एक से। देखिए वही अवस्था आ गई कि नहीं पुनः, मैंने आपको बताया ना यह किस प्रकार परिपक्व बीजांड की संरचना कैसे होती है, इसमें मैंने आपको किस तरह से कौन कौन से स्टेज से होकर गुजरे ये मैं आपको दिखाया समझाया। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में भ्रूण कोश में क्या थे, 8 केंद्रक थे। भ्रूण कोश कैसा था, 8 केंद्रक युक्त था, जिसमें से बीजांड द्वार की ओर से एक तथा और बीजांड आप क्या कह सकते हैं निभाग की ओर से एक केंद्रक बीच में पहुँचे, जहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों केंद्रक मिलकर डिफ्यूज़ होकर एक अंड कोशिका का निर्माण किए, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों जो बीजांड द्वार होते हैं, ये 3 केंद्रों को, इन 3 केंद्रकों के बीच में, इनके मध्य में 3 केंद्रकों के बीच में एक भित्ति का निर्माण होता है। 3 केंद्रकों के बीच में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे अंड उपकरण कहते हैं, ठीक है। इन तीनों कोशिकाओं के बीच में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे अंड उपकरण कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक कोशिका, यहाँ पे पूरे 3 कोशिकाओं के मध्य में एक कोशिका बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों केंद्र समेकित होकर एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं यह परिपक्व जो भ्रूण कोश है, इस प्रकार जो परिपक्व भ्रूण कोश है कि कैसी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की और 7 कोश की, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों मिलकर एक 7 कोश की हो गई, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बढ़िया से बीजांड, यहाँ पे क्या समझ, बीजांड की पूरी संरचना समझ में आई होगी। एक परिपक्व बीजांड की संरचना, जिसमें किस प्रकार बीजांड जनन होता है, यानी किस प्रकार मादा युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है। आई होप बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आप लोग को इसके आगे की जो मुख्य बातें हैं, जो कि ये मादा युग्मक का निर्माण हो गया और नर युग्मक निर्माण मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कैसे हुआ। अब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में किस तरह समेकित होकर, यानी किस तरह जाइगोट का निर्माण करके एक नए पौधे का निर्माण करेंगे, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने, जो कि आपके नीट में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये जो कोशिकाएँ हैं देख रहे हैं, ये 8 केंद्रक और 7 कोश की हैं। अब ये कोशिकाएँ, इसमें से जो अंड कोशिका है, एग सेल है, देखें यहाँ पे, यह एग सेल जो है क्या विभाजित होगा। अब कौन सा केंद्रक कहाँ पर, यानी नर युग्मक मादा युग्मक, यानी आपको पता है ये अब यहाँ पर से ही, अब यहाँ से देख रहे हैं नर युग्मक, यानी नर कोशा से जो आपका नर युग्मक निकल के मादा कोशिका में पहुँचेगा, ठीक है, वो वहाँ पहुँचेगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नर युग्मक जो केंद्रक होते हैं, यानी यहाँ पर निषेचित होने से पहले ही क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उनमें 2, यानी आप जैसे आप देखेंगे ये आपका नर युग्मक है, इसमें एक 2 केंद्रक होते हैं। एक क्या है, ये वर्धी केंद्रक, और दूसरा ये जनन केंद्रक जो होता है। ये जनन केंद्रक यहाँ पर संयोगित होने से पहले 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है। यह 2 मेल गैमेट्स में, 2 मेल गैमेट, और ये दोनों मेल गैमेट एक जाके किससे मिलेगा, दूसरा जाके किससे मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिए।
ये दो मेल गैमेट यानी यहाँ पे फ्यूज़ होने से पहले ये जो आपका जनन केंद्रक है यह दो भाग में विभाजित हो जाएगा, दो मेल गैमेट बनाएगा। एक मेल गैमेट जो है आपको मैंने पहले बता दूंगा हम कि एक मेल गैमेट जाके एग सेल से मिलेगा और दूसरा जाके किससे मिलेगा, दूसरा जाके द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। तब देखिए यहाँ पर भ्रूणी अवस्था को क्या कहते हैं। अगर मेल गैमेट से बना यानी भ्रूणी अवस्था कैसी होगी, या आप कह सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक भ्रूण कोष कैसा होगा और यह भ्रूण कैसा होगा। इसके बारे में आपको बहुत विशेष रूप से अगले वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके नीट पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठेंगे, तो तब तक आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो बिना डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू।